सो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्वागत वेलकम। आई विश एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप लोगों तक मेरी आवाज भी पहुंच रही होगी और साथ ही साथ में आज हम इस सेशन को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। देखो, एक हमने इंडेक्स डिस्कशन किया था। किस बारे में? ये जो आपका भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 14 है ना, इसके बारे में। यानी कि कहने को तो जस्टिस डिलीवर सोसाइटी में होना चाहिए, लेकिन ऐसे कई सारे ऑफेंसेस हैं जो सोसाइटी में जस्टिस को डिलीवर होने से रोकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हेलो, क्या कोई मुझे सुन रहा है? एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ हाँ, आपसे कह रहा हूं, सुन तो रहे हो ना? तो ठीक है, ओके। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मतलब बेसिकली हमारे सामने जो चीज आने वाली है वो ये है कि इन आवर सोसाइटी अगर कोई भी कोर्ट अपने जजमेंट से जस्टिस डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो क्या क्या रीजन है। तो उनमें से कुछ रीजंस हम लोग इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर ऑब्जर्व करने वाले हैं। ओके चलिए, मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार करी है। पहले मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। देखो, एक प्रोसीडिंग होती है, एग्जाम के अंदर इस सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्जरी प्रोसीडिंग। पर्जरी प्रोसीडिंग के संबंध में आप क्या जानते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? अब ये सवाल जब पूछा जाता है ना, तो बेसिकली ये वर्ड कहां से कनेक्ट होता है? ये शब्द जो है वो कनेक्ट होता है फॉल्स एविडेंस से। और फॉल्स एविडेंस भी जो प्रक्रिया की बात की जाए तो यानी कि हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, BNSS की, वहां पर। अब फॉल्स एविडेंस के संबंध में कल हम लोगों ने इंडेक्स पढ़ा था, आपको शायद याद होगा। तो इंडेक्स के अंदर ये जितने भी सेक्शंस हमारे सामने आए थे, स्पेसिफिकली 227 228, ये जो दोनों सेक्शंस थे, इन्हीं सेक्शंस के अगेंस्ट में कोर्ट के द्वारा जो प्रोसीडिंग की जाती है उसको पर्जरी प्रोसीडिंग कहा जाता है। ये अपने आप एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है और इसका मतलब मिथ्या साक्ष्य से है जो होता है। ओके, तो अब क्या है जी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर पहले जो सीआरपीसी था ना, तो सेक्शन 340 हुआ करता था, अब है आपका 379 बीएनएसएस। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि जब भी इस तरीके की फॉल्स एविडेंस का कोई सिनेरियो हो ना, तो वहां पर एक स्पेशल प्रोसीजर के बारे में जिक्र है जो कर रखा है। ठीक है, तो अब वो जो स्पेशल प्रोसीजर है वो हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले। अभी तो हम लोग मेन अपराध को समझेंगे, और अपराध से पहले मैं आपको ना सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे है जो कही, ताकि इस टॉपिक के प्रति आपका इंटरेस्ट और क्रिएट है जो हो जाए। देखो, एक केस आया था 2005 के अंदर। भले ही सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ चुका हो, बट एक बात हमेशा याद रखना, जो कॉन्सेप्चुअल लैंडमार्क जजमेंट है वो हमेशा सरवाइव करता है। ओके, जो कॉन्सेप्चुअल लैंडमार्क जजमेंट होते हैं ना, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आपको याद हो जब सीआरपीसी थी, तो क्या हम 1973 से पहले वाले किसी जजमेंट को यूज नहीं करते थे? क्या करते ही थे। तो अब भले ही आपका बीएनएसएस 2023 2023 आ चुका है, फिर भी जो लैंडमार्क जजमेंट पुराने वाले हैं वो अभी भी कंटिन्यू है जो चलेंगे। देखो, तो एक संवैधानिक बेंच बैठी थी, इकबाल सिंह वर्सेस मीनाक्षी मारवाह का एक केस था। एक संवैधानिक बेंच है जो वहां पर बैठी। संवैधानिक बेंच ने जो ये आपके सीआरपीसी का सेक्शन था 340, यानी कि बीएनएस 379, उसके बारे में कहा कि ये हर केस में मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। लेकिन बीएनएस का जो अपराध है इसके खिलाफ आप नॉर्मल वे में कंप्लेन वगैरह तो है जो कर सकते हो, बट हर केस में वो जो स्पेशल प्रोसीडिंग है वो जरूरी है जो नहीं है। तो ये जो जजमेंट है वो आपकी 379 बीएनएसएस से कनेक्ट होता है, और बीएनएसएस का ये सेक्शन जो है आपके सेक्शन 227 बीएनएस से साथ में क्या होता है, लिंक है जो किया जाता है। पहला पॉइंट, मैं ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी भी साहब इसको ऊपरा ऊपरी पढ़िए कि इसमें कहा किया गया। ठीक है, फिर एक छाजूराम राधेश्याम का एक केस आया था, और भी पुराना मामला यहाँ पर ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पर्जरी प्रोसीडिंग के लिए सैंक्शन चाहिए होती है, लेकिन वो सैंक्शन तब मिलेगी जब कोर्ट को ऐसा लगे कि ये जो उन्होंने झूठी बात कही है ना कोर्ट के अंदर आके, वो उन्होंने जानबूझकर कही है, होश में कही है, और सब्सटेंशियल मैटर के संबंध में कही है। आप कह सकते हैं कि तीन एलिमेंट है ये। पर्जुरी प्रोसीडिंग कब इनिशिएट हो सकती है, या कब जो है कोर्ट पर्जुरी के लिए सैंक्शन दे सकता है, तो तीन चीजें साबित करनी पड़ती है। जानबूझ के ऐसा किया गया, और कॉन्शियसनेस के साथ में किया गया, होश में किया गया, और किसी सब्सटेंशियल मैटर के संबंध में किया गया।
ये 3 बातें यहाँ पे क्या होती है, एप्लीकेबल एच होती है। इसके अलावा एक और मामला था चंद्र शशि वर्गे। देखो अभी आप लोग है ना लैंडमार्क जजमेंट का नाम याद रखने की कोशिश मत करो, आप ये कोशिश करो कि इसके अंदर का एलिमेंट क्या कहता है, इसके अंदर का जो एलिमेंट है बिल्स, वो क्या कह रहा पेमेंट्स, है, ये माइंड जीएसटी, स्टॉक अब सब मैनेज चंद्र करना शशि टफ वर्सेस लगता है। अनिल कुमार टैली का प्राइम केस है सिर्फ 750 फैब्रिकेटिंग रुपीज पर डॉक्यूमेंट मंथ एज में बिजनेस कंटेंट। मैनेजमेंट को वैसे इजी आप लोगों को बनाता पता है। है हम लोगों ने एक बिलिंग और अपराध पढ़ा था इन्वॉइसिंग फॉर्जरी, फास्ट करो प्रोफेशनल आप में इन्वॉइसेस से के कुछ साथ। भूल गए होंगे, टैली प्राइम कुछ के को साथ शायद याद इन्वेंट्री होगा, पर रखो वो कंट्रोल। टंत हुआ करते थे। तो अब क्या है कि वो जेल के अंदर है और जेल की जो दीवार है ना वो रोड की तरफ है जो आई हुई, तो रोड के उस तरफ कई लोग ऐसे खड़े हाथ जोड़ के, अब ये उनका बिलीफ है, उनको लगता है कि ही इज द गॉड मैन, ये क्या है भगवान के अवतार है वगैरह, वो एक तरीके से रोड के आगे उस तरफ खड़े हैं, है ना। बिलीव, विश्वास, विचारधारा अपने आप में, फेथ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बिलीफ जो है वो बहुत ही वीक मेंटल स्टेट है। उसके बाद में नॉलेज थोड़ा उससे स्ट्रांग है, इंटेंशन स्पेसिफिक है। ओके चलो अब समझ लो, false statement as to the belief of the person attesting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believe a thing which he does not believe। मतलब मैं अगर किसी चीज में बिलीव नहीं करता और मैं कोर्ट के सामने कहता हूं कि हाँ मैं बिलीव करता हूं, तो आपको पता है ये भी फॉल्स एविडेंस है जो कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, ये भी एक तरीके से फॉल्स एविडेंस है जो कहलाता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो यहां पर है ना हमें इस बातों को समझना है कि फॉल्स एविडेंस की जो परिभाषा है वो बहुत वाइड है। आप ही सोच रहे हो कि साहब मैंने तो खाली अपने विश्वास की बात करी थी, नहीं, आपके विश्वास की बात नहीं, आपने कोर्ट के अंदर वो बात बताई जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो, दैट इज फॉल्स एविडेंस। ओके, तो इवन अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैं लिख लेता हूं यहां पे, अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि आपके बिलीफ से मैच नहीं करता है, तो इवन इन दैट केस ये केस किस में आ सकता है, पर्जरी के अंदर आ सकता है। ये वाला केस किस में आ सकता है, पर्जरी के अंदर कवर्ड है जो हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन यहां पे। क्या लिखा हुआ इस केस के अंदर, ए ने इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम, ए है जो क्या करना चाहता था, अपने किसी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट में उसका क्लेम है, उसका क्लेम है अगेंस्ट बी। ए इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड। अब देखो यहां पे क्या था, बी के पास में जेड से कुछ उसको रिसीव करना है, तो ये पॉइंट यहां पर ए इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज, कितने रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए। तो ए ने कोर्ट में क्या किया, ट्रायल के दौरान झूठी शपथ खा ली, फॉल्सली स्वेयर ऑन अ ट्रायल दैट ही हर्ड, कि उसने सुना है कि जेड ने एडमिट किया था कि हाँ भाई बी को उसको पैसे दे रहे। तो अब ए कोर्ट में आके कह रहा है कि साहब मेरे सामने जेड ने बोला था कि मेरे को बी को पैसा देना है। अब ए ने ये झूठी बात कोर्ट में आके कही, तो क्या ए ने फॉल्स एविडेंस वाला अपराध किया है क्या, हाँ, ए ने यहां पे फॉल्स एविडेंस का अपराध किया। आगे देखो, ए बीइंग बाउंड बाय, देखो हमने ऊपर पढ़ा था कोई पर्सन लीगली बाउंड होना चाहिए ओथ के द्वारा, नंबर 1, या फिर एक तरीके से क्या होना चाहिए, कानून के एक्सप्रेस प्रोविजन के द्वारा, नंबर 2, या फिर क्या होना चाहिए, कानून की किसी डिक्लेरेशन के द्वारा। तो ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ, बाउंड था, स्टेट दैट ही बिलीव अ सर्टेन सिग्नेचर टू बी हैंडराइटिंग ऑफ जेड। और वो कह रहा है कि साहब मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सिग्नेचर जो है ये जेड की हैंडराइटिंग में ही है, जबकि पर्सनली वो इस बात में बिलीव ही नहीं करता, व्हेन ही डज नॉट बिलीव इट टू बी द हैंडराइटिंग ऑफ जेड। तो ए ने जो कहा है वो फॉल्स एविडेंस है। तो और भी कई सारी बातें हैं जी जो इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर दे रखी है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं एक तरीके से इसमें कवर होती है। एक आधा एग्जाम्पल और डिस्कस कर देते हैं, जैसे ई, क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर का मतलब जो चीजों को ट्रांसलेट करके भाषांतर करके समझाने का कोशिश करता है ना। तो ये क्या बंदा था, एक ट्रांसलेटर है, गिव्स और सर्टिफाई एज टू ट्रू इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन। तो वो कहता है, वो क्या करता है एक तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन करके देता है,
जो कि वो लीगली बाउंड है। क्या लीगल बाउंड है कि वो ट्रू ट्रांसलेशन करेगा। अब उसने क्या किया, एंड दैट विच इज नॉट इन विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, तो यहां पे उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया, ऐसा ट्रांसलेशन किया जो कि सच नहीं है, तो उसने फॉल्स एविडेंस है जो यहाँ पर दे रखा। कई बार पता है क्या होता है कि जैसे कोर्ट में कोई बहुत पुराना डॉक्यूमेंट लेकर आया, अब वो जो डॉक्यूमेंट जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ था उस लैंग्वेज से कोर्ट एक्वेंट नहीं है, कोर्ट परिचित नहीं है, तो कोर्ट ने किसी एक्सपर्ट को बुलाया, किसी इंटरप्रेटर को बुलाया, किसी ट्रांसलेटर को बुलाया कि भाई ये क्या लैंग्वेज है, ट्रांसलेट करके दिखाओ। तो वहां पे उसकी ड्यूटी है कि वो उसका ट्रांसलेशन एज इट इज करेगा, किसी तरीके का उसमें चेंजेज है जो नहीं होना चाहिए। अब जब उसने ट्रांसलेशन किया और उसने कोई झूठी बात करी ना, तो फिर ये भी फॉल्स एविडेंस यानी कि पर्जरी का केस है जो यहाँ पे बनता है। ओके, अब देखो एक मजेदार बात बताता हूं मैं आप लोगों को। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि किसी एडवोकेट के खिलाफ पर्जरी का केस बन जाए? देखो, एडवोकेट की एडवोकेसी की कैपेसिटी में कभी नहीं बनता है इन जनरल, कभी ऐसा नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है ना वो बार काउंसिल को या बार एसोसिएशन को एक लेटर लिख देगा या हाई कोर्ट को लेटर लिख देगा कि भाई इन वकील साहब ने कोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी जो है झूठे एविडेंस है जो वहां पे पेश करवाए। लेकिन सजा जो है वो पार्टी को मिलती है, सजा जो है क्या मिलती है, पार्टी को है जो मिलती है। ओके, चलिए नाउ मूविंग अहेड। अब देखो ये तो है फॉल्स एविडेंस देना। यहां तक एक बात आप और लिख लो कि कोई डॉक्यूमेंट जो फॉर्ज्ड है, अगर कोई डॉक्यूमेंट जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्या उसका भी फॉल्स एविडेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आप इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। हुआ ये कि 2026 में मैंने क्या किया कि जहां पे मैं बैठा हूं तो मेरे पड़ोस वाला जो प्लॉट है ना, तो मैंने उसके कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए। मैंने देखा यार इतने साल हो गए अभी तक उसका मालिक आ तो रहा नहीं है ना, तो क्या पता शायद उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो या फिर हो सकता है वो ध्यान नहीं देता हो। तो मैंने क्या कर दिया, अपनी वकालत का गलत इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट है जो बना दिए 2026 में। ईयर याद रखना, क्रोनोलॉजी मैटर करेगी यहाँ पे। तो 2026 में मैंने एक ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट है जो बना दिया। 3-4 साल तक फिर मैंने उस प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसमें जो भी मुझे करना था कुछ स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। 2035 में वो मालिक आता है। अब वो मालिक मेरे खिलाफ केस करता है, ठीक है, और वो कहता है कि साहब इस तरीके से इन्होंने मेरा प्लॉट है जो दबा दिया, प्लॉट अतिक्रमण कर लिया वगैरह वगैरह। अब मैं कोर्ट में जाता हूं और मैं कोर्ट के अंदर वो जो मैंने 2026 में डॉक्यूमेंट बनाया था ना 9 साल पहले, उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर मैं एविडेंस के रूप में देता हूं। अब सवाल ये आता है कि 9 साल पहले बनाया गया डॉक्यूमेंट आप 9 years आफ्टर जो है कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हो, क्या ये भी फॉल्स एविडेंस में आ सकता है क्या? आंसर है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। इसी को कहा जाता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है। तो चाहे हो सकता है आपका 9 साल पहले का डॉक्यूमेंट हो या फिर आपने इमीडिएटली कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा हो, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ये जो दूसरा वर्ड है फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन वाले वर्ड में थोड़े चेंजेज है। क्या चेंजेज है? देखो, जब हम बात फैब्रिकेट की करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन थी। आप समझने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी कोई ऐसी सिचुएशन थी और आपने उस सिचुएशन में कुछ बदलाव कर दिया। आपने क्या कर दिया, उस सिचुएशन में कुछ चेंजेज हैं जो कर दिए। इसको कहा जाता है फैब्रिकेट है जो करना। क्या बोलते हैं इसको? फैब्रिकेट है जो करना। समझिएगा, पहले ये लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा मैं, पहले मैं आपको नीचे इलस्ट्रेशन समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, ए ने क्या कर दिया, कुछ ज्वेलरी थी उसको उसने जेड का एक बॉक्स है उसमें डाल दिया। ए के पास में क्या था, कोई इस तरीके का कोई जेड का कोई बॉक्स था, तो उसने उसके अंदर क्या कर दिया, ज्वेलरी है जो डाल दी। इसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था, विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, ताकि वो जेड के बॉक्स के अंदर है जो मिल सके, एंड दैट दिस सर्कमस्टेंसेस मे कॉज जेड टू बी कमिटेड, और इसकी वजह से जेड को क्या हो सके, सजाएं जो हो सके। अब ए ने क्या ये बॉक्स कोर्ट में पेश किया गया? नहीं, ए ने ये जो बॉक्स है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया है। तो ए ने क्या कर दिया,
ए ने तो बस इस तरीके से ज्वेलरी का पोजीशन चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दिया। देखो अब क्या उसने बॉक्स नया बना के लाया था क्या? वो नहीं। क्या ज्वेलरी बना के लाया था क्या? नहीं। उसने बस सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस कर दिए, यानी कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन को उसने थोड़ा बदला, और बदलने के कारण क्या हो गया, वो एक तरीके से हो गया कि एविडेंस जो है आपने उसको फैब्रिकेट कर दिया। अब सपोज करो कि वो जो ज्वेलरी है वो कहीं और मिलती तो शायद जेड के ऊपर डाउट नहीं जाता ना, तो उसको बोला जाता है फैब्रिकेशन। क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए हो क्या कि फैब्रिकेशन तब होगा जब एग्जिस्टिंग में कोई सिचुएशन है, वो बॉक्स भी होगा, वो ज्वेलरी भी होगी, लेकिन आपने तो बस क्या कर दिया, उस ज्वेलरी को उस बॉक्स में डाल दिया। दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। जबकि आप गिविंग फॉल्स एविडेंस में पता है क्या करते हो, गिविंग फॉल्स एविडेंस में बकायदा कोर्ट के सामने कोई ऐसा झूठा डॉक्यूमेंट है या झूठा स्टेटमेंट है जो देते हो। तो ये दोनों ही वर्ड अपने आप में अलग अलग है। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। आइए कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। सी एग्जांपल पे आ जाओ। ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ए ये चाहता था कि जेड को सजा मिले, कौन से अपराध की? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। तो उसने जो है ना जेड की हैंडराइटिंग को कॉपी करते हुए, जेड की हैंडराइटिंग को कॉपी करते हुए क्या किए, उसकी हैंडराइटिंग में कुछ एक लेटर लिखा, ठीक है। और वो लेटर इस तरीके से था जिससे पता चले कि जेड क्या है, अकम्प्लिश है। अकम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी, ठीक है, ऐसा लगे। तो उसने क्या कर दिया, उसकी हैंडराइटिंग के अंदर एक ऐसा लेटर लिख दिया, और फिर क्या कर दिया, पुट द लेटर इन अ प्लेस वेयर विच ही नो दैट ऑफिसर ऑफ द पुलिस आर लाइकली टू सर्च। और ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे उसको लगता था कि भाई यहां तो पुलिस आएगी और बाकायदा सर्च भी है जो करेगी। तो ये क्या हो गया, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस है जो हो गया। अब आप जरा सोचो, यहां पे गिविंग फॉल्स एविडेंस क्यों नहीं आ सकता? देखो, नो डाउट इसने, इस बंदे ने एक लेटर को कूट रचित किया, फॉर्स तरीके से बनाया, क्योंकि जब आप किसी और की हैंडराइटिंग से ऐसा कुछ भी क्रिएट करते हो तो वो एक तरीके से फॉर्जरी वाला एलिमेंट है जो वहां पे हो जाता है। फिर उसने सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट करी कि पुलिस उस पर्टिकुलर जगह पे जाए, उनको वो लेटर मिले, और फिर वो जेड के ऊपर डाउट करे कि अच्छा हाँ ये तो भैया यहाँ पर ये वाला मामला है। तो ये चीज बिल्कुल इसमें क्या हो सकती है, कनेक्टेड हो सकती है। आप में से एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये तो देवरानी जेठानी वाला मामला है। हाँ हाँ वैसा ही होता है भाई। आपको एविडेंस फैब्रिकेट करना है तो आप क्या करते हो, दूसरों को फंसाने का काम करते हो। इस तरीके से कोई भी चीज जो है वो उसके पास में रखवा देते हो, उसके पोजीशन में रखवा देते हो। क्या, चलिए, तो ये हैं आपके दो ऑफिस। अब आप जरा इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। वो एवर, जो कोई व्यक्ति, कॉज एनी सर्कमस्टेंसेस, देखो इन्होंने वर्ड क्या लिखा है, ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हो, एग्जिस्ट, और मेक एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक, या फिर किसी बुक में कोई एंट्री है जो करते हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कोई एंट्री करते हो, या फिर देखो, तो पहला वाला पॉइंट क्या आ गया, कॉज एनी सर्कमस्टेंसेस टू एग्जिस्ट, ये है नंबर 1। दूसरा, मेक्स एनी फॉल्स एंट्री, फॉल्स एंट्री है जो बनाते हो, नंबर 2। मेक एनी डॉक्यूमेंट, कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, नंबर 3। ठीक है, इंटेंडिंग दैट सच सर्कमस्टेंसेस, ये मानते हुए कि ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जो फॉल्स एंट्री है या ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर आगे जाके पेश किया जा सके, या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने जो प्रोसीडिंग उसमें पेश है जो किया जा सके, किसी आर्बिट्रेटर के सामने पेश है जो किया जा सके, वगैरह। तो 3 शब्द इन्होंने लिखे। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के अंदर 3 बातें आपके सामने आ जाएगी। कौन कौन सी 3 बातें हैं? नंबर 1, आपने इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किया, इस तरीके से क्या करना, सर्कमस्टेंस क्रिएट करना। नंबर 2, आपने एक तरीके से फॉल्स एंट्री करी किसी बुक्स में, किसी रिकॉर्ड्स के अंदर। और तीसरा, आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट दिया। देखो डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर आपने एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो दे दिया, फॉल्स स्टेटमेंट। इन तीनों में ही एक चीज कॉमन है, पता है क्या? समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट।
जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट थी, आपने उसमें फॉल्स एंट्री कर दी, समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये पॉइंट यहां से क्या होता है, आपके कनेक्टेड जो हो जाता है 228 वाला पॉइंट। ओके, तो बेसिकली यहां पे आपके सामने तीन ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, कॉज एनी सर्कमस्टेंसेस, मेकिंग फॉल्स एंट्री। अच्छा सुनो, ये एग्जाम के अंदर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल मेंस में सीधा पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्यूमेंट या हाउ एन एविडेंस कैन बी फैब्रिकेटेड, या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस एक्सप्लेन करो। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, है ना। तो दो अपने आप में क्या हो जाता है, अलग अलग शब्द है जो हो जाते हैं। तो कोर्ट, सॉरी, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ये बात यहां पर एप्लीकेबल हो जाती है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो इस तरीके से आप ऐसा कुछ करते हो, फॉल्स एंट्री या फॉल्स स्टेटमेंट मे कॉज एनी पर्सन वो इन सच प्रोसीडिंग इज टू बी फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस, या फिर वो व्यक्ति जो इन एविडेंस के बीच में कोई ओपिनियन फ्रेम करने वाला है, तो आप कहीं न कहीं जो है ना, इस तरीके से उससे कोई गलत ओपिनियन फ्रेम करवाते हो। अब सोचो एक जज के सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई जो गहने चोरी हुए थे वो जेड के पास मिल गए या जेड के बॉक्स में मिल गए, तो जज तो यही ओपिनियन करेगा ना कि जेड चोर है, क्योंकि एविडेंस लॉ में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास स्टॉलन प्रॉपर्टी पाई जाती है वो या तो चोर है या उसने चोरी का माल रिसीव कर रखा है। ठीक है, तो मे कॉज एनी पर्सन वो इन सच प्रोसीडिंग इज टू बी फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस, ताकि वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर कोई ओपिनियन फ्रेम कर सके, या फिर कोई एरनेस ओपिनियन क्रिएट है जो कर सके, वगैरह वगैरह। तो इसको कहा जाता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब आप इसके डेफिनेशन को आसान भाषा में कैसे लिखोगे, देखिए, पहले तो आपको ये तीन तरीके लिखने हैं, है ना, ये तीन मैनर है। आप इसको कह सकते हैं एक्टस रियस, तीन एक्टस रियस हैं किसी भी एविडेंस को फैब्रिकेट एजू करने के। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ में आपका ऐसा करने के पीछे इंटेंशन है जो क्या होगा, तो देखो इसका पीछे इंटेंशन ये है ताकि क्या हो सके, मे कॉज एनी पर्सन, ये जो वर्ड यहां पे आ रहा है ना, ये कहीं के इस एक्टस रियस का इंटेंशन बता रहा है कि ताकि आप ये चाहते हो। तो यहां पर ये जो आ रहा है ना, ये मेन सीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए कि मैंने कोई एविडेंस फैब्रिकेट किया, जज होशियार था, जज ने पकड़ लिया कि यार ये एविडेंस तो टेम्पर्ड है, ये एविडेंस क्या है, टेम्पर्ड, इसमें कुछ क्या हो रखा है, गड़बड़ है जो हो रखी है। तो जरूरी थोड़ा ना है कि जज उस बात पे यकीन करे, है ना? लेकिन मेरा इंटेंशन था कि वो जज ऐसा चाहे, ऐसा बिलीव करे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटेंशन है जो कहलाएगा। तो आप इसमें अगर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, when any person with intention to cause any third person to believe that particular circumstances exist, particular false entry exists, particular false statement exists, and for that purpose he cause any circumstances to exist, he makes any false entry in books or he makes any false statement in a document, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट है जो करना। ओके, तो ये बात यहां पर आ जाएगी। अब देखो मैं आपके सामने एक और नई चीज है जो करने का प्रयास करता हूं, जैसे मैंने यहां पर आपके बीच में इसको ओपन किया, एक सवाल इससे पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब देखो ये जो आंसर दे रहा है और हमने जो पढ़ा है उसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, लेट फाइंड इट आउट। सी, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मतलब होता है कि आप जानबूझ के कोई फैक्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हो, फैक्ट रिकॉर्ड्स बना रहे हो या फैक्ट सर्कमस्टेंसेस बना रहे हो, और आपका इंटेंशन क्या है, ये देखो लिख किया, विद द इंटेंट टू मिसलीड अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट और लीगल अथॉरिटी, इट इज सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। अब आप देखो इसने ना दो लाइन में इसको समअप किया है एकदम आसान भाषा के अंदर। ये बेसिक लाइन आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ, डेलिबरेटिंग creating fact document records or circumstances with the intent to mislead the court or public servant is called fabricating false evidence, है ना। लेकिन आप जब इसको एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ी इसके डेफिनेशन को आप और वाइड कर सकते हैं। कैसे वाइड कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं
कि causing any circumstances to exist, making any false entry in a document or electronic records, और या फिर making a false statement in a document with intent to mislead a court कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, या affect the opinion of that person जो उसको कंसिडर करेगा, तो ये होता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। और भी कई सारी बातें लिखी हुई है, बट उनमें हमको दिमाग, ये देखो मेन सीरिया क्या हो गई, ताकि वो जो लीगल प्रोसीडिंग उसका इस्तेमाल किया जा सके, और एक्टर सीरियस क्या हो गया, ये एक्टर सीरियस हो गया जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, तो छोटी सी चीज का अपने आप में ये इंपैक्ट हमको ऑब्जर्व है जो करना होता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? फॉल्स एविडेंस देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में क्या डिफरेंस है, यस और नो? जो कैंडिडेट इस क्लास को शुरू से देख रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का बेसिक डिफरेंस क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके से जरूरी है, जो हो जाता है कि हम इसको उसमें में ध्यान में रखें। चलिए जी, अब आ जाते हैं इसकी पनिशमेंट पे। पनिशमेंट बहुत आसान है, पनिशमेंट को ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या वर्ड आएगा हमारे सामने? जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब अगर आपने फॉल्स एविडेंस किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है ना, तो वो ग्रेव ऑफेंस है, और आपने अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है तो चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी एमएलए का चुनाव था, किसी कैंडिडेट ने एक झूठा शपथ पत्र दे दिया, किसके पास में? इलेक्शन कमीशन के पास में। तो अब आप उस प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कह सकते। और वही अगर आपने कोर्ट के अंदर कोई ऐसा एफिडेविट दिया, कोर्ट ने कहा, हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुम काम करो, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सारा एक एफिडेविट पे जो है सबमिट कर दो, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है एफिडेविट पे आप नोट डाउन है जो करा के ले आओ। अब वो हस्बैंड अगर मान लीजिए वहां पे सारी प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं देवे, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था मेंटेनेंस को लेकर, वाइफ कह रही थी कि हस्बैंड के पास बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी है, हस्बैंड कह रहा है मेरे पास है नहीं, तो कोर्ट ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड को बोला तुम एफिडेविट पे लिख के आ जाओ। अब अगर वहां पे हस्बैंड अगर कोई झूठी बात लिख के आ जाता है, मान लीजिए उसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, सिर्फ 1 करोड़ का जिक्र करता है, तो क्या ये केस पर्जरी में आएगा? हाँ, और ये केस पर्जरी में भी कौन सा है पता है? बिफोर जुडिशियल प्रोसीडिंग, है ना, या ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो फिर हमारे सामने ये जो सेक्शन है 229, ये बड़ा एक तरीके से क्या हो जाता है, क्रूशियल एज हो जाता है। कैसे? सी, जो कोई व्यक्ति इंटेंशनली गिव फॉल्स एविडेंस इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग या फैब्रिकेट करता है फॉल्स एविडेंस को किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्टेज पे, तो उसको सजा कितनी होगी? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 साल की सजा होगी प्लस 10,000 का जुर्माना है जो होगा। और यहाँ पे और नहीं है, एंड है, मतलब कि एक तरीके से ये मैंडेटरी हो जाएगा। मैं इसको भी इस तरीके से मेंशन कराने का प्रयास है जो कर देता हूं, यानी कि आप इसको इस वे में लिख सकते हैं 7 ईयर प्लस 10K। कब? जब जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। और वहीं पर आप देखिए नीचे वाली लाइन क्या कहती है, अदर देन सब सेक्शन 1, मतलब नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो उस केस में सजा फिर कितनी होगी? उस केस में सजा जो होगी वो 3 साल प्लस 5,000 रुपए ये हो जाएगी। तो आपको सजा का डिफरेंस तो दिख ही गया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है तो सजा ज्यादा होगी। अब नया सवाल क्रिएट हो जाता है कि हम जुडिशियल प्रोसीडिंग किसको कहें और किसको नहीं कहें। तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई भी चीज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान, जब कोर्ट किसी मैटर को एडजुडिकेट कर रहा है, सूट के दौरान, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान, तब तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है ही। इसके अलावा भी ऐसी कोई प्रोसीजर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के स्टार्ट होने से पहले की जरूरी प्रोसीडिंग है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर कहलाती है। अब समझो, नीचे इन्होंने क्या कर रखा है, आपके सामने ये सेगमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल यानी कि सेना का जो न्यायालय होता है ना उसमें, तो उसकी जो ट्रायल है क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है? हाँ, बिल्कुल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्योंकि वो भी तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व ही करती है। सेकंड, एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ
अब जैसे देखो इन्वेस्टिगेशन जनरली कौन करता है, पुलिस करती है, लेकिन पुलिस तो जज नहीं होती है ना। एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ, जो कि क्या है, प्रीलिमिनरी है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद सीधा केस ट्रायल पे चला जाता है क्या? नहीं, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी रिपोर्ट है जो फाइल करेगी, ये सब कुछ है जो वहां पे होने वाला है। तो पुलिस के द्वारा ये जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ये आपकी ट्रायल का प्रीलिमिनरी पार्ट है। कैन आई से दैट इन्वेस्टिगेशन इज प्रीलिमिनरी टू कोर्ट प्रोसीडिंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही कहा था ना कि या तो एक जज के सामने एडजुडिकेशन की प्रक्रिया हो, या वो जो जज एडजुडिकेशन प्रक्रिया करता है उससे पहले की जो जरूरी प्रक्रिया है, ये दोनों ही अपने आप में क्या कहलाती हैं, एक तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। ओके, तो बहुत ही क्लियर लिखा है। एक बार बताए एग्जाम के अंदर सवाल भी पूछ लिया गया कि वेदर इन्वेस्टिगेशन इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग और नॉट। स्टूडेंट ने दिमाग लगाया कि यार जुडिशियल प्रोसीडिंग में वर्ड आ रहा है जुडिशरी, तो जुडिशरी तो जज होता है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब जज के सामने की प्रोसीडिंग, और इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करता है, तो इसलिए पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो जज की प्रोसीडिंग कैसे हो सकता है, और उसने आंसर लिख दिया नो। बट उसका आंसर गलत था। क्यों? इन्वेस्टिगेशन इज प्रीलिमिनरी टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट, हेंस इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर चालान पेश नहीं करोगे तो कोर्ट आगे कॉग्निजेंस किस बेसिस पर लेगा, है ना? कोई ना कोई रिपोर्ट तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी ना, चाहे भले आप क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करो, उसके बेसिस पर भी कोर्ट क्या करता है, मैटर को डील एचो करता है।